हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार टीम समर हिल की ओर से सीटेड सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के तीसरे अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो अध्याय है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। एक बच्चे के विकास के ऊपर उसके आनुवांशिक गुणों का, उसके वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आनुवांशिकता का अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? आप आनुवांशिकता से क्या समझते हो? तो आनुवांशिकता का अर्थ होता है कि अपने माता पिता या पूर्वजों के द्वारा जो गुण बच्चों में हस्तांतरित होते हैं वे सारे गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, और यह जो घटना है वह आनुवांशिकता कहलाती है। तो विभिन्न विद्वानों के मत भी दिए गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो उन्हीं में से एक है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। शारीरिक गठन जैसे रंग रूप, कद काठी, लंबाई, मोटा होना, बौना होना, ये सब जो है वो शारीरिक है। शारीरिक में क्या क्या आ जाएगा? रंग रूप, कद काठी, लंबाई, बौनापन, मोटापा आदि। जबकि मानसिक विशेषताओं में चर्चा करें तो कुशलता, बुद्धि आदि। तो ये सारे शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं हैं जो माता पिता से अब उसके संतानों में हस्तांतरित होते हैं, और इसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने दी है। बढ़ते अगले विद्वान की ओर। इनका नाम है H.A. पेटरसन एवं वुडवर्थ। ये दो अलग अलग विद्वान, इन्होंने मिलकर के इस परिभाषा को दिया कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात जो पूर्वज थे उनके क्रोमोसोम अलग अलग संतानों में बटे, और फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनमें इनका गुण आ सकता है, इनका गुण आ सकता है, इनका भी गुण आ सकता है। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जीन्स के माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से। और ये घटना क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। इसी को आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं दो विद्वानों की याद रखेंगे। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। और H.A. पेटरसन और वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है आनुवांशिकता का प्रभाव। आनुवांशिकता का प्रभाव किन किन चीजों के ऊपर पड़ता है? तो पहला है शारीरिक लक्षणों पर। शारीरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं? शारीरिक लक्षणों की बात करेंगे तो रंग रूप, कद काठी, कुछ बीमारियां, कुछ गुण। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक लक्षण में रंग रूप, कद काठी, कुछ बीमारियां और कुछ गुण आदि आते हैं। तो एक बच्चे के ऊपर उसके पिता का, उसके माता का, उसके अन्य पूर्वजों का इन सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब दूसरा जो है वह है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव यानी कि जो भी मनुष्य की जो बुद्धि होती है वह कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से अफेक्टेड होती है। यानी कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के गुणों का प्रभाव बच्चों के ऊपर
पड़ता है। तो इस संबंध में गोडार्ड नामक एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा दी कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। गोडार्ड ने क्या कहा कि जो माता पिता मंद बुद्धि वाले होते हैं उनके बच्चे भी मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी परिवार में ऐसा होगा ही, ये एक संभावना है। और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होंगे तो उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि वाली होती है। तीसरा है चरित्र पर प्रभाव। चरित्र यानी कि कैरेक्टर भी कहीं न कहीं आनुवंशिक गुणों से इफेक्टेड होता है। कैरेक्टर जो चारित्रिक गुण है इंसान का, लोभ मोह, ये जो संस्कृत में 6 गुण बताए गए हैं वे कहीं न कहीं वंशानुक्रम प्रभाव से प्रभावित होते हैं। और डगडेल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके इस सिद्धांत को दिया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है। तो यह सिद्धांत डगडेल ने दिया। इन्होंने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक एक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया और यह सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया, इसका है चरित्र पर प्रभाव। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकता का मुख्य रूप से 3 प्रभाव पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर, बुद्धि पर और चरित्र पर। तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला जो टॉपिक है वातावरण, अर्थ एवं परिभाषा। आनुवंशिकता का अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसके बाद का टॉपिक वातावरण है। तो वातावरण से हम क्या समझते हैं, वातावरण का क्या अर्थ होता है? तो वातावरण इसको पर्यावरण भी कहते हैं, वातावरण को हम लोग पर्यावरण भी कहते हैं। और पर्यावरण जो शब्द है यह 2 शब्दों से परि जोड़ आवरण से मिलकर बना हुआ। परि का मतलब क्या हुआ? परि का मतलब हुआ चारों ओर, परिधि। और आवरण का मतलब क्या हुआ? आवरण का मतलब हुआ ढका हुआ, यानी कि चारों ओर से ढका हुआ। तो हमारी यह जो पृथ्वी है ये चारों ओर वायुमंडल से, और इस वायुमंडल जैव मंडल से, जैव मंडल में विभिन्न सारे प्राणी से, ये सब से हम लोग घिरे हुए हैं। तो ये हमारे चारों ओर जो कुछ है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर, सड़कें, नदियां, पहाड़, जंगल, इन सब को मिलाकर के क्या बनता है? पर्यावरण। अब पर्यावरण के संबंध में प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। एनास्टेसी है, इन्होंने कहा कि पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। व्यक्ति के जीवन को छोड़ करके उसे जो कुछ भी प्रभावित करता है वह पर्यावरण होता है। अब व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? व्यक्ति के जीवन को भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ यह तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन का वह उत्तरदायित्व खुद स्वयं व्यक्ति होता है। तो एनास्टेसी की परिभाषा है कि पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। दूसरा है जिसबर्ट। जिसबर्ट की परिभाषा क्या है कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष प्रभाव डालने का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिखे। मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं और अगल बगल का जो पर्यावरण है वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अचानक से कोई बगल में आग जला देता है और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उसका आपके ऊपर सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और वहां का वातावरण क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। आप वहां से हट जाइएगा। तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण कहलाता है। यह परिभाषा जिसबर्ट की दी हुई है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वातावरण के घटक। वातावरण के घटक क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के वातावरण बना हुआ है? तो इसको हम लोग 2 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक।
जैविक घटक के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं आएंगी जिनमें जीवन होता है, सजीव प्राणी। और अजैविक घटक के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं आएंगी जो निर्जीव होती है, निर्जीव वस्तुएं। अब सजीव प्राणी के अंतर्गत हम लोग मानव, वन्य प्राणी, जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि को ले सकते हैं। अजैविक घटक के रूप में हम लोग हवा, जल, मिट्टी, पहाड़ इत्यादि को ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से वातावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में जितने भी सजीव प्राणी हैं वे सभी आते हैं, और अजैविक घटक में वे सारे वस्तुएं हैं जो निर्जीव होती हैं। तो इस प्रकार से भेद सिंपल है। तो इतने पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे। और अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, वातावरण का प्रभाव। वातावरण का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर, फिजिकल डिफरेंस। वातावरण के प्रभाव के कारण ही अलग अलग स्थानों के लोगों के शारीरिक बनावट में अंतर पाए जाते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, वही दूसरा कोई व्यक्ति है जो मैदानी क्षेत्र में रहता है, तो दोनों व्यक्तियों के शारीरिक गठन में कुछ अंतर पाए जाते हैं। उसी तरह से बात करें कि एक विषुवतीय क्षेत्र में रहने वाले निवासी की और वहीं शीत प्रदेश में रहने वाले निवासी की, तो हम देखेंगे कि उनके शारीरिक अंतर पर प्रभाव दिखता है। तो शारीरिक अंतर का प्रभाव वातावरण कैसे इफेक्ट करता है? तो रंग रूप से, कद काठी से, वहीं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसका है अनुकूलन। जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह उसी के लिए अनुकूलित हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो शीत प्रदेश में रहते हैं वे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब आते हैं तो वातावरण से सामंजस्य बैठाने में उन्हें अत्यंत कठिनाइयां होती हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, गर्म इलाके वाले क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें जब अचानक से शीत प्रदेश में जाना पड़ता है तो उनका शरीर उसके अनुकूल होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे। तो रंग रूप अलग हो जाता है, कद काठी अलग हो जाती है, तो थोड़ा सा शारीरिक बनावट में डिफरेंस पाया जाता है। दूसरा जो इफेक्ट है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रजाति की श्रेष्ठता। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघर्ष करता है उसके शरीर में उतनी ही ज्यादा अनुकूलन क्षमता आ जाती है, वो उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और प्रकृति वैसे ही प्राणियों को चुनती है, एक्सेप्ट करती है जो उसके अनुकूल हो सकती हैं। और इसका सिद्धांत डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि प्रकृति श्रेष्ठ प्राणियों को एक्सेप्ट कर लेती है और जो उसके अनुकूल नहीं आ पाते हैं उसे रिजेक्ट कर देती हैं और वे प्राणी लुप्त हो जाते हैं। तो वातावरण जो है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालता है, और जिस वातावरण में ज्यादा संघर्ष होता है, जहां मानव को ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ाव होता है, तो वहां के लोग जो होते हैं वे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी जो जीवन की स्थितियां हैं, उनका जो जीवन काल है वो ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा लंबा भी होता है। तीसरा जो पॉइंट है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर्सनालिटी पर प्रभाव। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी वातावरण कहीं न कहीं प्रभाव डालती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति
किसी शीत प्रदेश में रहता है, तो शीत प्रदेश के कारण वहां उस वातावरण, उस परिवेश से वह अनुकूलित है और वहां के जो परिवेश में वहां जैसे रीति रिवाज हैं, उन सारी चीजों का उसके ऊपर, उसके पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसका जो व्यक्तित्व होता है उसी के अनुरूप ढल जाता है, पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मानसिक विकास पर प्रभाव। व्यक्ति का मानसिक विकास भी कहीं न कहीं वातावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि यदि स्वस्थ वातावरण होता है तो वहां पे मानव का स्वस्थ विकास होता है। कहा जाता है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो यदि वातावरण शुद्ध है, स्वच्छ है, तो वहां के लोगों का मानसिक विकास भी अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जहां का वातावरण प्रदूषित है, जहां ज्यादा प्रदूषण है, दूषित है, तो वहां मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, बेहतर वातावरण बेहतर मानव, प्रदूषित वातावरण तो वहां मानव विकास, मानव मस्तिष्क विकास जो होगा वह अवरुद्ध होगा और इसके अवरुद्ध का कारण प्रदूषित वातावरण का होना है। तो ये पांचवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक के ऊपर बहुमुखी प्रभाव, बहुत तरीके से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है वातावरण का, और इसे बालक पर बहुमुखी प्रभाव के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। आपने मोगली देखा होगा। मोगली जो है जंगल बुक की कहानी से लिया गया पात्र है और यह सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि 1799 ईस्वी में कुछ शिकारियों ने एवेरॉन के जंगल से एक ऐसे ही बालक को पकड़ा था जो जंगल में रहता था और उसका पूरा व्यवहार जंगली पशुओं की तरह हो गया था। उस समय उसकी अवस्था 11-12 वर्ष की थी जब उसे शिकारियों ने पकड़ा था। और चूंकि मोगली में भी दिखाया गया है कि मोगली को भी बच्चे जो है भेड़िया बचपन में उठा करके ले चले जाते हैं जंगल, और वही जंगली जानवरों के साथ उसका पालन पोषण होता है। तो उस जंगली बच्चे का व्यवहार सभ्य मनुष्य की तरह बिल्कुल नहीं हो पाया। बाद में उसे कितना भी प्रशिक्षित किया गया, लेकिन उसका व्यवहार क्या रहा, जंगली पशुओं की तरह ही रहा। तो बालक पर बहुमुखी प्रभाव वातावरण डालता है। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, वातावरण संबंधी कारक। वे कौन कौन से वातावरण के कारक हैं जो मानव के ऊपर प्रभाव डालते हैं? वातावरण के कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक के रूप में हम लोग जो भौगोलिक स्वरूप है वातावरण का, मिट्टी, वायु, जल, नदियां, पहाड़, पठार, मैदान आदि, तो ये सारे भौतिक कारक है जो वातावरण के भौतिक कारक है जो कहीं न कहीं मानव विकास को, मानव जीवन को इफेक्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अंदर रहता है और समाज से अंतः क्रिया करके वह बहुत सारी चीजों को सीखता है, समझता है, और फिर वह सामाजिक कारक के द्वारा प्रभावित होता है। कोई भी बालक सामाजिक कारक से प्रभावित होता है और वह जिस समाज में रहता है उसी के अनुरूप उसका विकास भी होता है। तीसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी कि जीविकोपार्जन के द्वारा उसके घर में उसके माता पिता या अन्य सदस्य जो पैसा कमा रहे हैं, तो वह भी कहीं न कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। चौथा है सांस्कृतिक कारक।
सांस्कृतिक के अंतर्गत हम क्या लग सकते हैं, रीति रिवाज, धर्म आदि को। तो किसी भी व्यक्ति के समाज का जो रीति रिवाज होता है, उसका जो धर्म होता है, वह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। तो वातावरण संबंधी ये 4 कारक थे जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है, आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व अर्थात एक शिक्षक के रूप में यह जानना कि किसी भी बच्चे की आनुवांशिकता और उसके वातावरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एज ए टीचर आपको जानना जरूरी है। तो इसका शैक्षिक महत्व इतना ज्यादा है कि हम आनुवांशिकता एवं वातावरण को अलग अलग रूपों में नहीं देख सकते हैं। कहीं न कहीं प्रत्येक बच्चा अपने आनुवांशिक गुणों से और अपने वातावरण से प्रभावित होता है और उसके प्रभाव के कारण उसकी कुछ ऐसी विशिष्टताएं बन जाती हैं जो कभी कभी शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। जैसे यदि कुछ अवगुण बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे उसका मंद बुद्धि होना, चारित्रिक ह्रास, शारीरिक अक्षमता, ये कुछ ऐसे अवगुण हैं बच्चों में जो कभी कभी शिक्षकों को शैक्षिक वातावरण का माहौल तैयार करने में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। तो इन सारी चीजों को जानना, इन्हें समझना और इन्हें दूर करने का प्रयास करना, इन्हें दूर करने के उपाय जानना भी एक शिक्षक को आवश्यक होता है और तभी वह प्रभावी रूप से बच्चों को पढ़ा सकता है, शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होते हैं बालकों में, वह भी शिक्षक के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। जैसे प्रतिभाशाली छात्र, तो प्रतिभाशाली छात्र काफी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और चूंकि एक वर्ग कक्ष में समावेशी शिक्षा का नियम है, भी एनसीएफ कहता है कि समावेशी शिक्षा चलानी है और समावेशी शिक्षा में हम सभी प्रकार के बालकों को एक ही वर्ग कक्ष में रख करके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शिक्षक के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है कि जहाँ कुछ सामान्य छात्र बैठे हुए हैं, वहीं कुछ विशेष आवश्यकता वाले छात्र बैठे हुए हैं। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना, सबके बीच समायोजन करना और वर्ग कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, ये एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है एक शिक्षक के लिए। तो शिक्षकों को आनुवांशिकता एवं वातावरण की जानकारी रखना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, बच्चे के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों के पीछे कहीं आनुवांशिक कारण तो नहीं है, कहीं वातावरण का प्रभाव तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को जान करके वह उनका निदान कर सकता है और शिक्षक के रूप में पूरे वर्ग कक्ष में वह एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकता है, सभी बच्चों को समायोजित कर सकता है। तो इसलिए आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व बहुत ज्यादा है और प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक प्रभावी शिक्षण दे सकता है। तो आज का जो हमारा क्लास था आज यही समाप्त होता है और आज के तीसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी मैं लेकर के आऊंगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। आपको पूरा नोट्स तैयार करना और ये प्रयास रखिए कि नोट्स जो हो वो सेल्फ मेड हो। सेल्फ मेड का मतलब खुद से बनाया हुआ हो, ये नहीं कि कहीं से दूसरे का नोट्स ले लिए और उससे पूरी कॉपी कर लिए।
इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। यदि आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आपको सारी चीजों की जानकारी होगी कि क्या टॉपिक छूट रहा है, क्या टॉपिक नहीं छूट रहा है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको सिलेबस पूरा मालूम होना चाहिए। सिलेबस पूरा अगर आपको मालूम है तो आपको ये पता होगा कि आपको प्रत्येक सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सीडीपी में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर में क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है। तो और जो साइंस के छात्र हैं उनको साइंस में क्या पढ़ना है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल से आपको मालूम होना चाहिए। और उसमें जो चैप्टर्स बनाए गए हैं, लगभग सीडीपी में 20 से 22 चैप्टर हैं, मैथ्स में आपको 16 से 20 चैप्टर हैं, लैंग्वेज में भी। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना क्राइटेरिया है और उस सिलेबस को डिटेल से समझना और प्रत्येक टॉपिक का अपना नोट्स तैयार करना आपको जरूरी होगा। क्योंकि आपका अगर अपना नोट्स नहीं होगा तो फिर आप चीजों को कैसे समझ पाइएगा। आपको यहाँ डीपली समझना है, इन चीजों को डीपली समझना है। आपकी अवधारणा पूरी तरह से विकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर ऊपर पढ़ लिए और केवल परीक्षा की दृष्टि से तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको केवल परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये आपको जीवन भर, आपके जीवन भर आपको काम देगा, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। क्योंकि एज ए टीचर आपको ये सारी बातें, जैसे ही आप वर्ग कक्ष में प्रवेश करिएगा तो वहां पे ये सारी बातें ऑटोमेटिक रूप से आ जाएंगी और वहां आपको लगेगा कि हाँ, इन चीजों को मैंने पढ़ा है, समझा है, तो मैं ऐसे सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को हैंडल कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। वरना आप वर्ग कक्ष में बैठे रह जाइएगा और छात्र जो हैं वो आपस में बातें करते रह जाएंगे। आप उन्हें कुछ दे नहीं पाइएगा, छात्र आपसे कुछ ले नहीं पाएंगे। तो आपने अपना गोल तय कर लिया है कि मुझे टीचर बनना है। तो टीचर एक ऐसा पद है जो कभी थकता नहीं है। कंटिन्यूअस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ए टीचर। एक शिक्षक के लिए लगातार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। शिक्षक कभी ना पढ़ने का बहाना कर ही नहीं सकता है। प्रत्येक दिन वह किसी न किसी वर्ग कक्ष में जाकर के कोई न कोई विषय पढ़ाएगा। तो जब वह पढ़ाएगा तो वह स्वयं पढ़ रहा होगा, तो उसका अध्ययन जीवन पर्यंत चलता रहता है। टीचर का अध्ययन कभी रुकता नहीं है। तो यही आप समझ लीजिए कि आपको लगातार पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है और आपको प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो और जो भी विषय हैं उनके वीडियो भी आएंगे और हमारे अन्य कुछ शिक्षक भी जल्द ही आपसे जुड़ेंगे और उनके ज्ञान का भी आप लाभ ले सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।